पिछले संडे को आपसे मुलाकात हुई थी और कुछ मुद्दों पर बातचीत करी, कुछ किताबों के बारे में जाना। आज उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कुछ और नए मुद्दों के बारे में, नई किताबों के बारे में, जो शायद आज के समाज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट है। किताबें इसीलिए मैं कहती हूँ क्योंकि किताबों से आपका जो नज़रिया, जो समझ, नज़रिया ही नहीं जो समझ विकसित होती है, वो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, इंसान को संसाधनों की कमी, रिसोर्सेस की जो कमी होती थी, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जैसे मान लो पॉवर्टी है, अब मान लो अनाज जो है, खेती अच्छी नहीं हुई, अनाज की कमी है। ये सारे जो हैं कहीं न कहीं बाहरी संसाधनों की कमी के कारण प्रॉब्लम्स होती थी उसकी ज़िंदगी में। आज के समय पे अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक हमारी जो संसाधनों की कमी है वो पूरी हो चुकी है। मैं ये उसका कोई वो एक अलग मुद्दा है कि कैसे पूरी हुई और उसकी वज़ह से प्रकृति पर क्या-क्या नुकसान हुआ। लेकिन काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी में संसाधनों को लेकर के, रिसोर्सेज़ को लेकर के अब जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। पॉवर्टी भी काफ़ी हद तक कम हो रही है, शिक्षा जो है वो बढ़ रही है, काफ़ी शिक्षित लोग आगे निकल कर के आ रहे हैं। ओवरऑल समाज में एक ग्रोथ, एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, आप पूरे दुनिया में देखोगे तो कुछ जगह को अगर हम छोड़ दें, कहीं न कहीं समाज जो है वो गतिशील तो होता ही है, समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। अब मेन मुद्दा आज के समाज में अगर आप देखो, तो लोगों के पास संसाधनों की कमी न होने के कारण भी खुश नहीं हैं और एक संतुष्ट ज़िंदगी नहीं है। या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं अपनी लाइफ़ को लेकर के, मतलब दे डू नॉट इवन केयर फॉर लिटिल थिंग्स आल्सो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो एक सडनली एक फ़ेज़ आता है कि बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक संतुलन बीच में कहीं नज़र नहीं आता है। और वो जो मुझे लगता है कमी है, वो काफ़ी हद तक हम किताबों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। किताबें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार की किताबें हर एक रीडर को पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। आप जो अपने एकेडमिक से रिलेटेड, मतलब मान लो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, तो मैं पॉलिटी, सोसाइटी से रिलेटेड ही किताबें पढ़ूँगी। इसके अलावा भी मुझे जो है वो किताबें पढ़नी चाहिए। मेरे सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे ज्ञान होगा ही होगा अपनी किताबों से, बट इसके अलावा जैसे मुझे एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मुझे मेरे फूड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, तो मुझे फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है, वो किताबें हमें पढ़नी चाहिए। जो मैं ट्रेंड देखती हूँ वो ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो सेल्फ हेल्प बुक होती हैं, कि मन को काबू कैसे करें, मन को शांत कैसे करें और रिच कैसे बनें, ज़्यादातर लोगों का ध्यान उस तरफ होता है और वो किताबें जो आपको बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी मिल जाएँगी। बट वो किताबें आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन तो देती हैं। वो सॉल्यूशन जैसे ही आप उस किताब के बारे में बोलते हो, वो सॉल्यूशन आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो उतनी गहराई से लिखा हुआ नहीं है। कहीं न कहीं आपको जो सॉल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, पहले तो ये हो कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ये कि जो सॉल्यूशन है, वो हमारी कहीं न कहीं हमारी किताबों में और उस ज्ञान के अंदर ही छुपा हुआ है। वो ज्ञान आता कहाँ से है? तो किताबों से ही आता है डेफ़िनेटली, जो हमसे पहले पढ़ के गए हैं, वो भी कई कई बार हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छा रीडर मैं मानती हूँ, वो माना जाता है जब वो कुछ पढ़ता है, तो उस बात को आँख मूंद कर विश्वास करने के बजाय वो सवाल पूछता है। संवाद की प्रक्रिया, डायलॉग, बात करना, सवाल पूछना, जिज्ञासा होना, ये एक अच्छे रीडर की जो है क्वालिटीज़ मानी जाती हैं। आप में भी अगर ये नहीं है तो डेवलप करिए, सवाल पूछिए, किताब आपने पढ़ ली, पिछले टॉपिक में मैंने बात करी थी कि जब हम आज के समाज में देखते हैं, तो हमें साथ वाला पक्ष भी सही नज़र आता है और उसके विपक्ष वाला पक्ष भी सही नज़र आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है, और हमारा पक्ष होने से मैं ये नहीं कह रही कि आप भी गुटबाजी का शिकार बन जाओ, आप भी लेफ्ट वाली फिलॉसफी या राइट वाली फिलॉसफी को बिल्कुल साइन कर दो, नहीं। पहले ये जानो कि सही क्या है, और फिर ये देखो कि सामने वाला गलत किस बिहाफ़ पर है, किस किस बेसिस पर जो है वो गलत बोल रहा है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। विवाद नहीं, संवाद करा जाए, संवाद से पहले अपने बारे में, अपने आस-पास के बारे में, उसके बारे में जाना जाए। तो आज के समय में काफ़ी हद तक इस तरह की किताबें जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो हो गई हैं। मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखी हुई बुक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हम सब जानते हैं टीचर्स डे, 8 सितंबर को जो टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, वो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया एजुकेशन के फील्ड में, इसके अलावा ये वाइस प्रेसिडेंट रहे भारत के, इसके बाद में ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं 1962 के अंदर। उसके बाद में भी काफ़ी 3-4 साल तक ये एक्टिव भी रहते हैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, फिर फाइनली जो है 1967 से पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक फिलोसोफर के तौर पे भी जाने जाते हैं, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं और पॉलिटिशियंस का जो है हमने वो देखा ही अभी। तो जो मुझे इनकी सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी है, वो है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। पतली सी बुक है, हार्डली 95 पेजेस की ही किताब है। 4 चैप्टर्स है इसके, चैप्टर ही मान लो 4 वो है। फर्स्ट है रिलीजियस एक्सपीरियंस, इट्स नेचर एंड कंटेंट। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स, द हिंदू एटीट्यूड। थर्ड है हिंदू धर्म फर्स्ट, और सेकंड है हिंदू धर्म सेकंड, मतलब वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहले ही नाम सुन कर के ये मत सोच लेना कि ये कोई रिलीजियस बुक है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको रिलीजियस बुक मान के चल रहे हो फिलहाल, तो फिर या तो आपको हिंदू का मतलब नहीं पता और या फिर आप ज्ञान की इतनी कदर नहीं करते हैं। हिंदू जो टर्म है वो हमें बाहरी लोगों ने दी है, पहले इसको समझिए। और ये एक रिलीजियस टर्म ना होकर के एक ज्योग्राफिकल टर्म है। तो इंडस रिवर है, सिंधु नदी जिसको हम कहते हैं, उसके पूर्व में रहने वाले लोग, सिंधु नदी हमें पता है पाकिस्तान से बहती है, उसके पूर्व में रहने वाले लोगों को जो है हिंदू कहा जाता था। और धीरे-धीरे ये वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेट होने लगा, बट इस तरीके से ओरिजिनेट नहीं हुआ। हिंदू जो है, अगर आप देखो हिंदू कम्युनिटी, हिंदू वे ऑफ लाइफ, हमने हमारे पूरे भारत में देखो डाइवर्सिटीज ही डाइवर्सिटीज हैं। रिलीजियस टर्म्स पे देखो, लैंग्वेज बेसिस पे देखो, कल्चर के बेसिस पे देखो, फूड हैबिट्स के बेसिस पे देखो, ज्योग्राफिकल बेसिस पे देखो, ढेर सारी वैरायटीज है, ढेर सारी डाइवर्सिटी है। हिंदू रिलीजन हमें डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करना सिखाता है। वैदिक कल्चर प्रोमिनेंट हुई, एक टाइम पे वैदिक आर्यंस आए, उन्होंने यहाँ पे आकर के नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो है वो रहना शुरू किया। द्रविडियंस के साथ जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, उनके साथ जो बाहर से फिर बाद में आने लगे, जैसे कुषाण्स आए, हुण आए, वो बाहर के लोग जब आकर के इंडिया को उन्होंने अपना घर बना लिया, तो कैसे वो इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर समाहित हो गए, कैसे वो एक पूरा ब्रॉड जो है हिंदू आइडेंटिटी वो बनती चली गई, और उसके नीचे उस छत्र छाया में ढेर सारी अलग-अलग डाइवर्सिटीज जो है वो सरवाइव कर पाई। तो कुछ जो कॉमन है, जो हम चाहे किसी भी बिलीफ में रह किसी भी चीज़ का बिलीफ रखते हो, चाहे हम मान लीजिए शिव जी को मानते हैं, हम विष्णु को मानते हैं, हम मान लीजिए वैष्णो माता में विश्वास रखते हैं, हम एथिस्ट हो सकते हैं, हम हो सकता है ब्रह्म की, मतलब हमें लगता है कि ओके जो बहुत ही सुपीरियर जिनका ज्ञान हो चुका है, वो ये मानते हैं कि जो है परमात्मा है, निराकार है, बिल्कुल उसकी जो है पूजा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो निराकार है, निर्गुण है, तो उसको हमें पता ही नहीं है वो है क्या चीज़। हमसे बड़ा है, बस इतना पता है, लेकिन क्या चीज़ है, कहाँ है, कैसा दिखता है, हमें कुछ नहीं पता। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, और आपने भी बाकी जगह सुना होगा कि कैसा है जिसको आँखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, वाणी बोल नहीं सकती, तो ऐसा कुछ है, लोग उसको भी मानते हैं, उस पे भी चलते हैं। तो कहीं न कहीं एक ही रिलीजियस आइडेंटिटी के नीचे आपको बहुत सारे जो हैं वो सॉरी, सेक्ट कहना गलत होगा, बहुत सारी कम्युनिटीज़ डिफरेंट बिलीफ के साथ एग्ज़िस्ट करती हैं। बट कहीं न कहीं एक कॉमन, अगर आप पूछो सब में कॉमन कुछ ना कुछ है, वो उन सबको बाँधे हुए है आपस में। और वो कॉमन है कहीं न कहीं हमारे उपनिषद, हमारा वेदांत, जो सारी आइडेंटिटीज़ को एक जगह, मतलब उसी से अलग हुआ है, जो पेड़ की जड़ है, हम कह सकते हैं। पेड़ की जो जड़ है, वो क्या है? वो आपका वेदांत है, उपनिषद है, और वहाँ से जो है अलग-अलग जो शाखाएँ हैं वो फूटी हैं। देखिए, किसी भी रिलीजन की 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कर्म और कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा ज्ञान वो होता है। जब हम सही प्योर रिलीजन की बात करते हैं, तो वो कर्म से नहीं है। आप किस प्रकार से पूजा करते हैं, कौन से फल चढ़ाते हैं, कौन सी मिठाई आप दान में देते हैं, ये कर्म में है। कर्म के ज़रिए हम जो हैं, वो ज्ञान और जो परमात्मा है, उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग एक प्रकार के बिलीफ में विश्वास रखते हैं, एक प्रकार का जो है ट्रेडिशन में विश्वास रखते हैं, वो कर्म है, और वो कर्म के ज़रिए जो है, वो फाइनली एक जो हमारा हम कहते हैं परमात्मा जो निर्गुण और निराकार है, उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी जर्नी है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस बुक के अंदर जो है उनके 5
ऐसे कैटेगरी बताई है। आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको रीड किया हुआ है। इसकी 5 कैटेगरी बताई हैं। जैसे जो अ, सबसे ऊपर है, टॉप में है, वो कौन आता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जैसे मैंने आपको बताया परमात्मा, जिसका ना कोई कोई गुण भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। तो जो उसकी पूजा करते हैं वो बिल्कुल टॉप में आ गए, और जो पर्सनल गॉड है ना, उनकी पूजा करते हैं वो सेकंड आ गए। फिर वो लोग जो जैसे जो इनकार्नेशंस होते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, उनकी पूजा करते हैं वो लोग आ गए। और फिर वो जो जैसे अपने डाइटीज, एंसेस्टर्स, इनकी पूजा करते हैं। और फिर वो लोग जो स्पिरिट्स, आत्माओं की और इन सब की पूजा करते हैं, वो सब चीजें आ गए। इसमें बताया गया है कि हम ये इस जो लेवल है वो ज्ञान के आधार पर भी आप कह सकते हो, और जैसे समझ होती है। हम सब जो हमें कुछ ट्रेडिशंस हमें सौंपे जाते हैं, हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, जिस कम्युनिटी में हम पैदा होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस हमें सौंपे जाते हैं। उन ट्रेडिशंस को हम आगे लेकर के जा रहे हैं, तो हमें सवाल करना चाहिए पहले तो ये कि अगर मैं एक प्रकार का नियम, एक प्रकार के ट्रेडिशंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं धर्म में जितने भी कर्म बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा कर्म है, कहीं न कहीं उनका ताल्लुक जो है वो ज्ञान, और ज्ञान से होकर के वो ब्रह्म तक पहुँचता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ब्रह्म तक नहीं लेके जाती है, तो फिर वो आपको वहाँ पर सवाल जो हैं वो पूछने चाहिए। इसके अलावा इस बुक में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं वन बाय वन डिस्कस करने पे आ जाऊँ, तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग जाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। के अलावा और बहुत सारी चीज़ है, जैसे रियलिटी, रियलिटी को लेकर के है, और बहुत सारे मुद्दे आते हैं, एक-एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये किताब ऐसी नहीं है जिसको आप एक बार में लेके बैठ गए और पढ़ के खत्म कर दिया। शायद जो आप अपनी एकेडमिक्स की बुक लेके चलते हो उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आप पहले जैसे तो नहीं रहने वाले। आपके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी, आपकी समझ जो है वो बेहतर होगी। आप समझ बेहतर होगी तो फिर एक जिज्ञासा उठेगी मन में। इस किताब को ना एक टीचर की तरह लेके चलिए, और एक ऐसा बंदा जो आपको कुछ बता रहा है उससे सवाल पूछिए, भर-भर के सवाल पूछिए कि क्या होता है? जहाँ भी आपको लगे कुछ ऐसा शब्द मिला है हमें जिसका मतलब हमें नहीं पता, या जिसका जिस सेंस में जिसका अर्थ लिया गया वो अर्थ हमें नहीं पता, उसको पूछिए। वो जितना आप सवाल करेंगे अपने आप से, जितना आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और सवाल करना जो है वो सिर्फ़ एक किताब को लेकर के नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर प्रकार की किताब जो भी आप पढ़ रहे हो, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन में तो चलो एक वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, बट फिर भी ख़ास करके जब आप नॉन फ़िक्शन किताबें पढ़ते हो तो सवाल पूछने चाहिए। बिना सवाल पूछे फिर तो सामने वाले ने जो बोला, आप उसी को पकड़ के चल दिए, फिर तो जो पहले आपकी हालत थी, आज भी वही रहेगी। आपको पक्ष और विपक्ष दोनों सही लगेंगे। जब भी आपको ऐसे आप द्वंद में फँसो कि मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों सही लग रहे हैं, सवाल कर लो। आप पूछो उनसे भी तुम इस चीज़ को क्यों फ़ेवर कर रहे हो? वो जवाब बताएँगे तो फिर उनसे और सवाल करो। अगर सवालों का जवाब मिल रहा है, तो आपकी समझ भी जो धीरे-धीरे है, वो विकसित होगी। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि शुरू कर रहे हैं हम चीज़ों को, और मैं आपके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहती कि आज से इतना पढ़ना शुरू कर दो। तो ये है आज की मेरी तरफ से रीडिंग। 95 पेजेज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आप एक मतलब सेगमेंट, इसके 4 सेगमेंट 4 पार्ट है टोटल बुक के अंदर ही। आप एक सेगमेंट भी 1 दिन में पूरा करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। हफ्ता मान के चलिए। तो अगले हफ्ते जब भी हम मिलें, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगी कि इस किताब को पढ़ कर के आपको क्या नई चीज़ें जो हैं, वो पता चली। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से नेक्स्ट बुक हमें कौन-सी पढ़नी चाहिए, बाकी हमने तो देखो डिसाइड करना ही करना है, ठीक है? मेरी तरफ से बस इतना ही था, पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, क्योंकि अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि और कि सब कुछ एक्सेप्ट करने लगे, या इतने बच्चे भी नहीं हैं, आपको हर चीज़ के लिए कोई गाइड चाहिए बताने वाला। गाइड ही मिलेगा, टीचर तो डेफिनिटली वो नहीं कि स्पून फीडिंग और एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें कि हाथ पकड़ के पेंसिल से वो लिखवा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं मिलने वाली। भई यंग रीडर हो, तो एक वो होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, एंथुसियाज़्म होना चाहिए डेफ़िनेटली, ओके? और वो एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन के लिए होनी चाहिए। जितना एक्साइटेड हम गेम्स के लिए फ़ोन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं ना, उतना ही एक्साइटेड कहीं न कहीं हमें अपनी बेहतरी के लिए भी होना चाहिए। और अपनी बेहतरी अच्छे लोगों से,
अच्छी किताबों से और अच्छे व्यवहार से आती है। ओके, चलिए अगली बार मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना, संडे को एंजॉय करिए, टेक केयर एंड बाय बाय।